एवरीवन, मॉडर्न एजुकेशन में आपका स्वागत है। यह यूपीटीपीएससी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। एक पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है जिसमें हमने वर्णमाला को पूरा पढ़ लिया क्वेश्चन के बेस पे। आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन और दूसरे टॉपिक्स को उस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उस दिन पहला क्वेश्चन था कि मूर्धन्य व्यंजन क्या होता है, तो इसके लिए हमने पूरा वर्णमाला पढ़ा और कौन से व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है वो सब हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम उसका लिंक दे देंगे। अब दूसरा प्रश्न हम लोग आज देखेंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, शुरू होता है यहाँ से, नाम धातु क्रिया का प्रयोग है। तो नाम धातु क्रियाओं को संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में ना प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लाठी से लठियाना। क्वेश्चन उसमें क्या दिया है, 2023 के क्वेश्चन पेपर में यूनिवर्सिटी सिस्टम में क्वेश्चन था, उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली। ठीक है, ये उसका क्वेश्चन था और यही करेक्ट आंसर था चार ऑप्शन में से। ठीक है, हथियाना, हथियाना या हथिया ली। अब उसमें हथियाना का ऑप्शन नहीं था इसलिए इसको करेक्ट माना गया, लेकिन नाम धातु क्रिया में क्या होता है कि ना प्रत्यय ही जुड़ता है। इसको आप जानते रहिए, जब भी कहे कि नाम धातु क्रिया बनाना है तो उसमें ना प्रत्यय जोड़ दीजिए। ठीक है, या ना प्रत्यय। तो अब आगे बढ़ते हैं। विधेय विस्तारण का मतलब है क्रिया के संबंध में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय विस्तारण कहते हैं। जैसे बिना जल्दी चलिया में जल्दी शब्द विधेय विस्तारण है। ठीक है, तो विधेय विस्तारण का मतलब है क्रिया के संबंध में जो कुछ भी कहा जाए। तो क्रिया के संबंध में क्या कहा जा रहा है कि क्रिया को जल्दी करना है, तो जल्दी जो है एक विधेय विस्तारण है। ठीक है, अब इसमें एक प्रश्न है चौथा कि सुमित्रानंद पंत जी की कृतियां के कौन कौन सी हैं, तो सारी कृतियां मैंने लिख दी हैं। वीणा, पल्लव और स्वर्णधुली, ये तीनों तो क्वेश्चन पेपर में था। बाकी गुंजन, युगवाणी, उत्तरा, युगपथ, चिदंबरा, कला, बूढ़ा चांद, गीत हंस, युगांत, ये सब उनकी कृतियां हैं। कुरुक्षेत्र जो ऑप्शन में था वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है, यह एक प्रबंध काव्य है। तो पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं सुमित्रानंद पंत जी की कृतियां कि वीणा, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, उत्तरा, युगपथ, चिदंबरा, कला, बूढ़ा चांद, गीत हंस, युगांत, स्वर्णधुली। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रधान और एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है और दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हुए किसी योजक और अथवा किंतु आदि से जुड़े होते हैं। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक संयुक्त वाक्य बनाते हैं। संयुक्त वाक्य कैसे बनता है, एक प्रधान वाक्य होता है, एक उसी के समानाधिकरण में उपवाक्य होता है। दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हैं एक दूसरे से, लेकिन किसी योजक से जुड़े होते हैं। जैसे वह विद्यालय गया किंतु अभी तक नहीं लौटा, तो वह विद्यालय गया ये प्रधान वाक्य है, किंतु एक योजक है, और अभी तक नहीं लौटा यह एक उपवाक्य है, और ये पूरा मिला के एक संयुक्त वाक्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में बात होती है इसमें। ठीक है, मैं भी क्वेश्चन पेपर भी पीडीएफ भी डाल दूंगा, मिला भी सकते हैं। तो अकर्मक क्रिया, वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इन क्रियाओं का फल कर्ता पर ही पड़ता है। अकर्मक क्रिया में प्रत्यक्ष वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। शीला हंसती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है, इस क्रिया का जो फल है वो कर्ता पर ही पड़ रहा है। तो श्री हंस रही है, शीला हंस रही है तो वही खुश हो रही होगी। बच्चा रो रहा है तो ये उसके कर्म का फल उसी को मिल रहा है, वो दुखी होगा। सकर्मक क्या है, इसमें कर्म की अपेक्षा रहती है, क्रियाओं का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ जाता है। ठीक है, सकर्मक क्रिया के लिए एक प्रत्यक्ष वस्तु की आवश्यकता होती है। जैसे शीला ने सेब खाया, सेब को क्या किया, खाया। मोहन पानी पी रहा है, पानी को क्या कर रहा है, पी रहा है। तो यहाँ कर्ता पर नहीं पड़ रहा है उसका इफेक्ट, कर्म पर पड़ रहा है उसका इफेक्ट। पानी को पिया जा रहा है, सेब को खाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष वस्तु है, पानी है, सेब है, पर यहाँ पर सिर्फ कर्ता पर इफेक्ट पड़ रहा है पूरा का पूरा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 7 था जिसमें कारक के बारे में पूछा गया है। तो कारक हम लोग जान लेते हैं, कारक को इंग्लिश में केस कहते हैं। ठीक है, तो कारक पूरे 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। तो कर्ता और इनके चिन्ह क्या होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए को या देने का भाव। ठीक है, देने का भाव होता है इसमें। ठीक है, तो वन को प्रस्थान मतलब जाने का भाव। अपादान कारक इसमें होता है से अलग, जैसे पदच्युत होना, जैसे पद से अलग होना, पद छोड़ना, अलग होने का भाव से। यहाँ पे जुड़ने का भाव होता है करण में। ठीक है, संबंध कारक में जैसे पद से मुक्त है। संबंध कारक में का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी ये आता है। ठीक है, कारक चिन्ह। अधिकरण कारक में में, पर, और संबोधन कारक में हे, ओ, अरे। किस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तो वह श्लेष अलंकार। श्लेष शब्द का मतलब ही होता है चिपका हुआ मतलब कि एक शब्द से कई मतलब अर्थ चिपके होते हैं। ठीक है, जैसे कनक कनक ते सौगुनी, तो इसमें कनक कनक दोनों का मतलब ही अलग है। ठीक है,
एक कनक का मतलब सोना है, एक कनक का मतलब धतूरा है, तो एक श्लेष अलंकार बनता है। फिर एक प्रश्न औपचारिक पत्र पर था, ये हम लोग किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग संधि विच्छेद पढ़ेंगे और संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो संधि विच्छेद, दिगंबर को अगर संधि विच्छेद किया जाएगा तो दिक् प्लस अंबर बनेगा, ये एक व्यंजन संधि है। सदैव को संधि विच्छेद करेंगे, सदा प्लस ए बनेगा, ये वृद्धि संधि है, जिसमें आ प्लस ए बन जाता है, बड़ा ए। महाणव को अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो महा प्लस अर्णव, जो दीर्घ संधि है वो बनेगा। आ में अ जोड़ेंगे तो आ बनता है। वनोत्सव में वन प्लस उत्सव, ये गुण संधि, जिसमें अ में ऊ जोड़ते हैं तो ओ बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं संधि। देखिए संधि क्या है, वर्णों के मेल से क्या बनता है, संधि बनता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। जैसे पहला शब्द यहाँ पे देख रहे हैं देव, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण वह है और दूसरे शब्द का आदि वर्ण क्या है, मतलब शुरुआत वाला आ। तो इसका जो स्वर है वो है अ और इसका स्वर क्या है, आ। तो अ में आ जुड़ता है तो ये बन जाता है आ, तो इसीलिए ये बनता है देव प्लस आले क्या बना, देवालय बना। ठीक है। अब कोई भी व्यंजन हो उसमें देखिए उसका स्वर देखिए अ जरूर होता है, जैसे क में अ, क, उसकी मतलब अगर उच्चारण में अ शब्द जरूर निकल के आता है। ठीक है। संधि के नियम द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले जाने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे वागीश लिखा है, वागीश को वापस अगर हम तोड़ दें, इसको विच्छेद कर दें इसका, तो ये क्या बनता है, वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस। अब ये कैसे बना, अभी आगे अभी आप उसके नियम को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नियम को समझना हम लोग। संधि के भेद। ठीक है। तो संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद किए जाते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो पहला वर्ण यदि स्वर हो तो स्वर संधि होता है। जैसे नव प्लस आगत, तो नव प्लस आगत में क्या है, वह का जो पहला वर्ण है इसका जो अ है, ठीक है, स्वर क्या है, अ है, तो ये स्वर संधि है। ठीक है। और पहला वर्ण यदि व्यंजन हो तो वह व्यंजन संधि है। जैसे वाक ईश, तो क है यहाँ पे ना, वाक ईश, ठीक, वाक ईश, तो यहाँ पे क है पहला शब्द, तो ये व्यंजन संधि। विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग युक्त होती है, विसर्ग लगा होता है, ऐसे 2 पॉइंट होते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। जैसे मनः प्लस रथ, मनोरथ, मनः प्लस रथ। ठीक। अब हम लोग जानेंगे स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि देखिए 5 प्रकार की होती है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ संधि में क्या होता है, आ ई उ होता है। ठीक है, मतलब सारी बड़ी जो बड़े स्वर होते हैं वो दीर्घ संधि में होते हैं। गुण संधि में अ ए और ओ होता है। गुण संधि में क्या होता है, अ ए और ओ, लिख लीजिए, ये तो समझने वाली बात है ना, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। वृद्धि संधि में क्या होता है, बड़ा ए और औ औ। ठीक है। तो आ ई और उ ये किस में आता है, दीर्घ संधि में। और अ और छोटा ए और ओ किस में आता है, आता है गुण संधि में। वृद्धि संधि में ए और औ आता है, और यण संधि में य र ल व आता है। और अयादि संधि में क्या आता है, आय अय अव आव, ये किस में आता है, अयादि संधि में। अब जैसे दीर्घ संधि का हम लोग कैसे समझेंगे, देखिए दीर्घ संधि में क्या होता है, 3 शब्द आते थे, हमने भी देखा था कि दीर्घ संधि में हमारे अ ई और उ। ठीक है। इसके बाद अगर इन 3 शब्दों के बाद अ ई और उ फिर आए तो ये मिलकर आ, बड़ी ई और बड़ा उ हो जाते हैं। जैसे देखिए अ में अ जुड़े तो आ बना, अ में आ जुड़े तो आ बना, आ में अ जुड़े तो आ बना, आ में आ जुड़े तो आ बना, दीर्घ स्वर बनता जाएगा। ठीक है। दीर्घ स्वर बताया ना, आ ई और उ है, बड़ा बड़ा जो लेटर है, अभी हमने पीछे देखा, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा ना कि दीर्घ संधि कैसे बन रही है, बड़े स्वरों से बन रही है, आ ई उ से। तो अब जैसे हम कैसे समझाते हैं, ऐसे समझिए। मान लीजिए अ और आ का एग्जाम्पल लें, तो अगर धर्म प्लस अर्थ कर दें, ठीक है, तो म में भी अ है और यहाँ पर भी अ है, दोनों जुड़ के आ बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा, धर्मार्थ, धर्मार्थ। ठीक है, क्या बना, धर्मार्थ। अब जैसे ऊ में ऊ जोड़ेंगे, बड़ा ऊ बनेगा, मतलब कोई भी ऊ में कोई भी ऊ जोड़ देंगे तो बड़ा ऊ ही बनेगा, कोई भी ई में कोई भी ई जोड़ेंगे तो बड़ी ई ही बनेगी दीर्घ संधि में। जैसे ई वाला एग्जाम्पल अगर हम ले लें, मान लीजिए रजनी में अगर हम लोग ई से जोड़ दें, ठीक है, ये बड़ी ई है, इसमें भी बड़ी ई जोड़ दें तो ये बड़ी ई ही रहेगा, तो ये क्या बनेगा, रजनीश, रजनीश ही बनेगा। और ऊ में अगर हम लोग देख लिया जाए तो मान लीजिए ऊ में अगर ऊ का एग्जाम्पल मान लीजिए लघु, मान लीजिए लघु का एग्जाम्पल, लघु में अगर हम लोग उत्तर जोड़ दें, देखिए ये भी ऊ है, ये भी ऊ है, दोनों जोड़ दिए तो बड़ा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लघुत्तर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये लघुत्तर, लघुत्तर ये बन जाएगा, तो ये हो जाएगा दीर्घ संधि। अब गुण संधि समझते हैं। आ में ई जोड़ेंगे तो ए बनेगा। गुण संधि देखिए क्या क्या था, पहले ये याद करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है। गुण संधि में क्या है कि 3 आते हैं, यदि अ और आ के बाद ई और या बड़ी ई या ऊ या बड़ा ऊ या री स्वर आए तो दोनों मिलने से
क्या होता है, ए ओ और अर बन जाता है। क्या बनता है, ए ओ और अर, ए ओ और अर बन जाता है। जैसे आ के बाद ई आया तो ए बन जाएगा, आ में ई, मतलब आ में किसी प्रकार से ई जुड़ा तो ए ही बनेगा, ओ ऊ जुड़ा बड़ा या छोटा तो ओ ही बनेगा। जैसे ये दोनों देखिए, अगर ये तीनों, और अगर आ में ई जुड़ा तो ए बनेगा, ध्रुव संधि का यही नियम है। अ में अगर आ में री जुड़ा तो ये अर बनेगा, अर। ठीक है, क्या बनेगा, ये अर बनेगा। अब जैसे नर में अगर इंद्र जोड़ दें, नर में इंद्र जोड़ दें तो ये क्या बनेगा, नरेंद्र बनेगा। ठीक है, तो र में अ है और यहाँ ई है, सॉरी ई छोटी ई, तो अ में ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बनेगा, नरेंद्र, नरेंद्र बनेगा। ठीक, फिर आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है कि अगर अ आ के बाद ए और ओ आता है तो वो ए बड़े ए और औ में बदल जाता है। जैसे वृद्धि संधि का एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक में प्लस एक जोड़ दें हम, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, तो ये अ है और ये ए है, ये दोनों मिलकर बड़ा ए बन जाएंगे, तो एक और ये क्या बनेंगे, एकाएक, एकाएक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एकाएक। अब जैसे अ में ओ जोड़ेंगे तो औ बनेगा। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे, तो जैसे मान लीजिए वन प्लस औषधि, औषधि करेंगे तो यहाँ पे अ है, यहाँ पे ओ है, तो ये क्या बन जाएगा, वनौषधि। क्या बन जाएगा, वनौषधि। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। फिर आता है यण संधि। यण संधि में क्या है कि यदि ई उ और री के भिन्न स्वर आए, के बाद भिन्न स्वर आए, तो ई का यह बन जाता है, उ का व बन जाता है और री का र बन जाता है। जैसे ई में अगर कोई अ जोड़ देगा तो ये य बनेगा, या बड़ी ई में, या ई में उ जोड़ देगा तो यू बनेगा। ठीक है, ई मतलब य में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उ में अगर अ जोड़ देंगे तो व बनेगा, री में अ जोड़ देंगे तो र बनेगा। जैसे यहाँ पे ना ई और ई क्या है, य में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर भिन्न स्वर आएगा प्लस उसकी मात्रा लग जाएगी तो ई में अगर उ जोड़ेंगे तो यू बन जाएगा। ये ऐसे है यण संधि कुछ इस प्रकार का। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं प्रति और एक। ठीक है, प्रति में अगर हम लोग एक जोड़ते हैं तो ये क्या बनेगा, प्रत्येक बनता है, प्रति में एक। तो यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए है, तो ये ई तो य में बदल गया, प्लस ए की मात्रा लग गई, तो ये क्या बना, प्रत्येक बन गया। कुछ ऐसे समझिए। अयादि संधि, यदि ए ओ औ स्वर के का मेल दूसरे स्वर से हो तो ए का आय, बड़े ए का आय, ओ का औ और औ का आओ बदल जाता है। जैसे ए में अ जोड़ेंगे तो अय आता है। जैसे कैसे, ने में अगर अन जोड़ दें तो ये क्या बनता है, नयन बनता है ना। तो जैसे यहाँ पे क्या है कि ए के बाद क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, ये आय में बदल जाएगा। इसमें बदल जाएगा आय में, एक इसमें बदलेगा आय में, तो ने प्लस अन क्या हो जाएगा, नयन, नयन। ठीक है, तो ये अयादि संधि होती है। अब संधि का जो कंप्लीट है वो हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तो क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो रहा है और थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम लोगों ने भी पिछले वीडियो में वर्णमाला पढ़ी थी, उसका देखिए वर्णमाला से एक क्वेश्चन और भी यहाँ पे दिया गया है कि जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिक द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किस बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अनुस्वार बिंदु का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, हवा के वर्णमाला में दिया हुआ था, हवा के नाक और मुंह से निकलने के आधार पर दो प्रकार का होता है, निरअनुनासिक या मौखिक स्वर होता है या अनुनासिक स्वर होता है। तो अनमौखिक स्वर या अनुनासिक स्वर क्या होता है कि हवा केवल मुंह से निकलती है, अ आ ई, और अनुनासिक में क्या होता है, हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, तो इसमें क्या होता है, अनुस्वार बिंदु लगता है। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन यहाँ पर इसमें पूछा गया। अनुनासिक तो है नहीं, ये अनुनासिकता को प्रकट कर रहा है, तो उसके लिए तो अनुस्वार बिंदु लगेगा। तो वर्णमाला से देखिए पिछले साल के जूनियर असिस्टेंट में कम से कम अभी तक तो 2 सवाल पूछ लिया है, अभी आगे भी देखेंगे। तो इस पार्ट में अभी इतना ही, अब पार्ट 3 आएगा इसके क्वेश्चन पेपर डिस्कशन का, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसका एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। जैसे अभी इसके बाद एक क्वेश्चन जो आएगा, क्वेश्चन नंबर 11, उसमें हम पूरा समास पढ़ेंगे, तो एक ही वीडियो में कर पाना पूरा बहुत मुश्किल है, समझना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और ऐसे क्वेश्चन पेपर पे एक एक क्वेश्चन उसके बैकग्राउंड को डिस्कस करते चलेंगे। थैंक यू।